खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। भोपाल बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी भोपाल में विधानसभा के मानसरोवर सभागार में आयोजित आरोग्य भारती के 10वें वार्षिक उत्सव में बतौर मुख्य वक्ता शामिल हुए। इस कार्यक्रम को विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री अशोक वार्ष्णेय ने भी संबोधित किया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि मैं कहना चाहता हूं, भारत अब एक नई स्वरूप में आगे बढ़ रहा है। भारत के हर नागरिक को स्वास्थ्य और आरोग्य उपलब्ध कराना हमारी सरकार और विचार परिवार का दायित्व है और मैं कह सकता हूं कि भारत दुनिया में जो एक वैकल्पिक ज्ञान के आधार के ऊपर स्वास्थ्य को संरक्षित करने का प्रयास कर रहा है, आरोग्य भारती का काम उस दिशा में मील का पत्थर है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद भारत में पहली बार आयुर्वेद का आयुर्विज्ञान संस्थान बना। CGSH में आयुर्वेद इस्तेमाल हुई। कोविड काल में आपने देखा पूरी दुनिया में आयुर्वेद का विस्तार हुआ और WHO ने अपना इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का केंद्र भारत में बनाया। मैं कह सकता हूँ यह बदलते भारत का एक नया स्वरूप अमृत काल में हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने आरोग्य भारती द्वारा लिए जा रहे कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में आरोग्य भारती के कार्यकर्ता, समाजसेवी, सामाजिक संगठन, युवा शक्ति, वरिष्ठजन मौजूद रहे। अगर आप सबने सुना हो कि अरिस्टोटल की एक किताब थी द नेचर, जिसमें लिखा है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ नेचर फॉर द सर्विस ऑफ द मैनकाइंड। फ्रांसिस बेकन और रेने डिकार्टे कहते हैं कि मैन शुड बिकम द पॉलिसर्स एंड मास्टर्स ऑफ नेचर। हमारे यहाँ नहीं कहा, हमारे कहा जा माता भूमि पुत्रो हम पृथ्वी, प्रकृति के साथ चलो, तो हम विश्व को वो समझा सकते हैं जिसे मैं कह सकता हूं कि आज बहुत कुछ हमने प्राप्त किया और स्वास्थ्य और पर्यावरण में खोते चले जा रहे हैं कि नीले निस्तब्ध गगन में लख यानों का, जेट यानों का उड़ जाना मानव ने उससे सीखा। नीले निस्तब्ध गगन में लख पक्षी का उड़ जाना मानव ने उससे सीखा, जेट यानों से। जननील के गहरे जल में मछली का तिरतिर जाना मानव ने उससे सीखा, सबमरीन से उतर जाना। पर हाय अब तक सीखा मानव ने थल पर बसना, लहरों सा मन गुनगाना, तारों सा झिलमिलाना। अगर हम प्रकृति के साथ जाएंगे तो ये हमें स्वतः बताने के लिए। और यहाँ पर फिर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मनोरोग की जब हमने बात कही तो मनोरोग बहुत गहरा है। याद करिए, एक सज्जन बोले थे, बल्कि एक कॉन्फ्रेंस थी, आज हम ये परिचर्चा कर रहे हैं, इस देश में कॉन्फ्रेंस हुई इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, और उसमें कहा गया कि डिजीज है, ये एक मलेरिया है, ये वायरस है, ये HIV है। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं, भाई तुम जिसे डिजीज कह रहे हो, तुम जिसे वायरस कह रहे हो, सिर्फ वो चीजें जो पूजा में प्रयोग होती हैं, वो देखो साइंटिफिकली प्रूवन हो गई हैं कि वो डिजीज डिटेक्शन में कितना बड़ा रोल प्ले करती है। या बताइए, पूजा में हल्दी प्रयोग होती है, हल्दी की जो एंटीसेप्टिक कैपेसिटी है ये प्रूवन है, इसका पेटेंट है। तुलसी पूजा में प्रयोग होने वाली चीज है। तुलसी किस प्रकार का इम्यूनो वो है और एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी है, ये प्रूवन है, इसका पेटेंट है। आंवला प्रयोग होता है, ये प्रूवन है, इसका पेटेंट है। आप देखिए, गाय का घी प्रयोग होता है, गाय का दूध प्रयोग होता है, तो A2 मिल्क देसी गाय के दूध में है, ये प्रूवन है, इसका पेटेंट है। देसी घी प्रयोग होता है, उससे पूजा की बात कर रहा हूं, बाकी किसी चीज में नहीं। उसमें आप देखें तो उसके अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल अधिक है और बैड कोलेस्ट्रॉल कम है, जिसको आप देसी घी कहते हैं। ये प्रूवन है, इसका पेटेंट है। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है कि जितनी चीजें हम पूजा में प्रयोग करते हैं, इवन गाय का गोबर और गाय के गोमूत्र की जिस प्रकार की कैपेसिटीज हैं, उनके बारे में भी साइंटिफिक स्टडी अवेलेबल है। और गंगा जल हम प्रयोग करते हैं तो गंगा जल में कहा जाता है ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा है, इसलिए शायद उसके अंदर कीड़े कम पड़ते हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, भाई जितनी चीज़ें हम केवल धार्मिक पूजा में प्रयोग कर रहे हैं, वही बता रही है कि वो डिजीज को हटाने में, रोग को हटाने में कितना बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। फिर भी किसी को समझ में आए, इसका मतलब डिजीज उसके दिमाग में घुस गई है, वायरस उसके दिमाग में घुस गया है। और ये वायरस जानते क्या है? ये M वायरस, एक मैकॉले वायरस ऑफ 19th सेंचुरी, मार्क्सिस्ट वायरस ऑफ
20वीं सेंचुरी और पॉलिटिक्स में एक और भी कोई हो सकता, आप लोग जो सोच रहे होंगे वो भी ठीक ही सोच रहे होंगे। मैं आप लोगों को विवेक के ऊपर, इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हमें आरोग्य प्राप्त करना है, जिस अभियान में आरोग्य भारती लगी है, निश्चित रूप से उसके लिए हमें सबसे पहले अपनी चीज के ऊपर कॉन्फिडेंट होना होगा। और जैसा अभी यशोद जी ने बताया कि आरोग्य भारती 2002 में प्रारंभ, तो संयोग से मुझे ध्यान आ गया, स्वामी विवेकानंद ने अपना शरीर 1902 में छोड़ा। उससे 1 वर्ष पूर्व वो अमरनाथ की यात्रा पे गए थे और गुफा में ध्यान लगाने के बाद, मैंने पुस्तक में पढ़ा था, बाहर निकल के उन्होंने कहा कि मैंने देखा है कि भारत माता प्राचीन शक्ति से युक्त होकर दिव्य आभा के साथ संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करने के लिए पुनः सिंहासनारूढ़ होने जा रही है, और वो समय सिर्फ 1 शताब्दी दूर है। तो 1 शताब्दी 2002 से शुरू हुई। अब 2002 में और क्या हुआ आपको याद है? बताएं आपको। 2002-03 इंडिया की इकोनॉमी का पहला ईयर है जिसमें करंट अकाउंट सरप्लस थे। 2003 और 4 का थर्ड क्वार्टर वो पहला ऐसा ईयर जिसमें 1 क्वार्टर में हमने 10% ग्रोथ रेट अचीव की थी। उस समय हम 1 क्वार्टर के लिए चाइना से ऊपर हो गए। और 2004 में हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, जो 1991 में 1 बिलियन में पहुंच जाता, वो 100 बिलियन टच किया था। इसका मतलब 2002 के बाद कुछ ना कुछ तो दिखाई था। और अगर उसी समय आरोग्य भारती का प्रादुर्भाव हुआ है, तो मैं मान सकता हूं कि भारत 21वीं सदी में जिस रूप में उभर कर सामने आने वाला है, उसमें जो अनेक हेतु हैं, उसमें आरोग्य भारती भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निश्चित रूप से निभाने में सफल है। और वो किस आधार पर सफल होगा? उसी आधार पे जिस पर सबसे ज्यादा आघात आज के समय में किया जाता है। आधार मूल भारतीय संस्कृति का ज्ञान, मूल भारतीय संस्कृति की शिक्षाएं, और जिसे आज राजनैतिक या सांप्रदायिक रूप दिया जाता है। तो मैं अटल जी की प्रसिद्ध कविता हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय का जो एक खंड है कि मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमर दान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान, मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर, मेरे स्वर नभ में गहर गहर, सागर के जल में छहर छहर, इस कोने से उस कोने तक कर सकते जगती सौरभ में, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा। तो वो ज्ञान का विस्तार पूरी धरती पर यहां से हम करने में सफल हो सकते हैं। और इसकी आपने झलक देखी थी जब पिछले वर्ष प्रधानमंत्री जी ने यूएन हेडक्वार्टर के ऊपर 142 देशों के प्रतिनिधियों के साथ योग किया था। तो ऐसे हम हवा में थोड़ी कह रहे हैं कि ज्ञान को व्यवस्थित रूप से परंपरा में कर दिया गया। जो प्रोहिबिटेड है वो क्या है कि पूरी के साथ, जिसे अरबी या घुइयां कहते हैं, वो नहीं खाई जाती थी। ये क्या था? कहावत में कहा जाता था कि जाको मारन चाहियो बिन विष के बिन घाव, जाको मारन चाहियो बिन विष के बिन घाव, तासो कहो बुलाए के घुइयां पूरी खाओ। तो आप ये सोचिए उसके अंदर आयुर्वेद का कौन सा कॉन्सेप्ट है कि आप फैट के साथ बादी चीज लेंगे तो आपका गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बढ़ेगा, परंतु ये चीज भी हमें इस प्रकार से बताई गई और हमें तो ध्यान ही नहीं रहता कि ये सब चीजें तो हमारी परंपरा में। अब एक और बात आप देखिए, क्या चीज किस सीजन में खानी है, जस्ट में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कौन सी चीज जाड़े में खानी है, कौन सी चीज गर्मी में खानी है, कौन सी बरसात में खानी है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए भादों का महीना चल रहा है तो कहा जाता है भादों मट्ठा नहीं पीना चाहिए, वैसे मट्ठा स्वास्थ्यवर्धक है, मगर इस महीने में नहीं पीना चाहिए। अब वेस्ट वालों के समझ ही में नहीं आएगा, क्योंकि हम प्रकृति के परिवर्तन के क्रम को भी भली भांति समझते हैं। अब हमारे यहाँ ये भी व्यवस्था है कौन सी चीज मॉर्निंग में खानी, कौन सी दोपहर में खानी और कौन सी शाम को खानी है। तो दही खाना है तो फोर नून में खाना है, और दूध पीना है तो इवनिंग में पीना है। ये भी उनके समझ में नहीं आए। वो तो कहेंगे उसको तो लैक्टोबैसिलस होता है तो इसलिए वो आप किसी भी समय खा लें। नहीं महोदय, यही तो एक फंडामेंटल डिफरेंस है। हमारे यहाँ जो विविधता थी, ज्ञान का वो डायमेंशन था जिस डायमेंशन तक वो लोग अभी पहुंचे ही नहीं, इसलिए उनको कई बार ये चीजें थोड़ी बहुत अंधविश्वास जैसी लगने लगती है। अब आप ऐसे समझिए, हमारे यहाँ ये माना गया
जैसे आज से केवल 100-125 साल पहले साइंस को पता चला कि हम जो खाते हैं उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना प्रोटीन, कितना विटामिन और कितना मिनरल्स है। आज आप देखते हैं ना, बहुत से विदेश में आप जाएंगे तो उसमें लिखा रहता है कि इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू है इतना। ये 100-125 साल पहले तो नहीं पता। तभी विज्ञान यहीं तक पहुंचा कि जो हम खा रहे हैं वो हमारे शरीर के पदार्थ में कहां से कहां तक पहुंच रहा है। परंतु हमारे यहाँ माना गया है कि भोजन के 2 प्रकार की चीजें आप ग्रहण करते हैं। भोजन के स्थूल भाग से शरीर बनता है और सूक्ष्म भाग से मन बनता है। सूक्ष्म भाग क्या है? भोजन की वो प्रवृत्ति है जो आपके मन पर क्या प्रभाव डालती है। अभी विज्ञान ने यहां तक समझा कि शरीर पर क्या प्रभाव डालती है। तो सात्विक, तामसी, राजसिक ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है उनके पास। जैसे आप मीट खाएंगे दूसरा प्रभाव पड़ेगा, फल खाएंगे मन पे दूसरा प्रभाव पड़ता है, दूध पीने से दूसरा प्रभाव पड़ता है, गरिष्ठ भोजन खाने से तीसरा प्रभाव पड़ता है। तो ये जो सात्विक, तामसी और राजसी ये क्या है? ये मेंटल स्टेट को किस ढंग से प्रभाव डालते हैं। और इसलिए हमारे यहाँ यह भी कहा गया है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धो सत्व शुद्धो ध्रुव। यानी जब आपकी आहार शुद्ध होता है तो आपके शरीर की जो सात्विक एनर्जी है वो बैलेंस और एनहांस होती है, वो शुद्ध होती है। और फिर आपकी स्मृति और आपका जो भी एनहांसमेंट ऑफ एनर्जी है वो बहुत प्योर एंड एब्सोल्यूट फॉर्म में हो जाता है। तो मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि जो हमारा विचार था वो कितना गहरा और कितनी डेप्थ लिए हुए था। और उसके लिए एक और भी बात थी, मगर अफसोस एक तीसरे प्रकार की समस्या है। वो क्या है कि एक मनोरोग है। वो मनोरोग पूरे समाज में आके बैठ गया है। कोई अच्छी बात कहनी नहीं है। जैसे आपको याद हो, अभी कुछ दिन पहले एक तमिलनाडु के मंत्री बोले थे, वो राजनीतिक मंच नहीं, उन्होंने ये कहा कि साहब भाजपा सिर्फ गोमूत्र वाले राज्यों में ही जीत सकती है। तो शायद उनको पता ही नहीं है कि बाकायदा यूएस में गोमूत्र का पेटेंट है, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल के। और जहां तक मुझे याद है उस पेटेंट का नंबर शायद 641005 वो जाके चेक कर सकते हैं। आप ये समझिए, ये है मनोरोग। ये जो दिमाग में बैठा दिया गया है कि कितनी भी अच्छी चीज आप बोलिए तो आप देखेंगे सोशल मीडिया पे 10 लोग जाके कूद पड़ेंगे, हमारे अच्छा कुछ था ही नहीं, हमारा तो कुछ हो ही नहीं सकता था, ऐसी कोई संभावना ही नहीं। और मैं यहां पर एक और बात भी कहना चाहता हूं, जो जो आपके डायमेंशंस नॉलेज के आगे बढ़ रहे हैं, किसी को मेरी बात अटपटी भी लग सकती है। आज डिजीज डिटेक्शन में हम जो जो आगे बढ़े तो लेटेस्ट क्या है, कहते हैं बच्चे का एम्बिलिकल कॉर्ड सेव करके रखिए, क्योंकि उसके अंदर के डीएनए से फ्यूचर में कोई भी चीज उसकी रिपेयर की जा सकती है। फ्यूचर में जो पॉसिबिलिटी है कि वो आपकी, जैसे अब किडनी ट्रांसप्लांट होता है, लिवर ट्रांसप्लांट होता है, तो आपके एम्बिलिकल कॉर्ड के मॉलिक्यूल से आपका ही ओरिजिनल किडनी दोबारा ग्रो करवा सकते हैं। फ्यूचर में ये पॉसिबिलिटी है। कहते हैं एम्बिलिकल कॉर्ड ग्रो कर बचा के रखो, और कहते हैं वो सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, माँ बाप और परिवार वालों के भी काम आने वाली है फ्यूचर में। अब वो कहते हैं एम्बिलिकल कॉर्ड के डीएनए एनालिसिस से ये बताया जा सकता है कि आपको जिंदगी में कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, और ये भी बताया जा सकता है किस किस ईयर में होने की संभावना है। आपको डायबिटीज होने की संभावना है या किडनी की संभावना है, और वो 65 साल में होने की संभावना है, 75 साल में, ये किसी डीएनए के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से बताया जा सकता है। अब यही मैं कहना चाहूंगा, हो सकता है कि किसी को अन्यथा लेना हो तो वो ले सकता है। अगर डीएनए के अंदर के मॉलिक्यूल्स में एटम्स का एक पैटर्न ये बता सकता है कि किस ईयर में कौन सी बीमारी होने की संभावना अधिक है, तो हमारे यहाँ वेदों में कहा गया यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे। तो वैश्विक दृष्टि पे ग्रहों का जो पैटर्न है वो भी उसी कॉस्मिक एनर्जी का संकेत देता है। तो जब आप ये कहते हैं कि साहब कुंडली देख के बता दिया कि ये वाली बीमारी होने की संभावना है, तो वो अंधविश्वास है। आपको तो कुछ दिन पहले भी अंधविश्वास रखता होगा कि एम्बिलिकल कॉर्ड देख के कैसे बता दिया। अभी वहां तक पहुंचे हैं, आगे आप वहां तक। फिर भी किसी के मन में संदेह हो तो मैं ये भी कहना चाहता हूं, जैसा अभी अशोक जी ने एक बात कही कि 100 किलोमीटर के दायरे में ही जो व्यक्ति पैदा होता है, आयुर्वेद में एक और सिद्धांत कि जो रोग जहां उत्पन्न हुआ उसकी औषधि उसी परिक्षेत्र में कहीं ना कहीं होगी, जरूर प्रकृति ने वहां उत्पन्न कर रखी होगी। वैद्य की यह क्षमता है कि उसे देखने की दृष्टि चाहिए।
अब अगर आप देखें तो ये एक लॉजिकल सी बात है कि नहीं कि इस गरिमामयी कार्यक्रम का हिस्सा बनकर मैं निश्चित रूप से गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब कोई श्रेष्ठ अभियान होता है तो वह अभियान एक न एक दिन पूर्णता को प्राप्त करता ही है। और आरोग्य भारती का यह जो अभियान है एक दिन इसको सर्व मान्यता मिलेगी, ऐसा मैं विश्वासपूर्वक कथन इस अवसर पर कर सकता हूँ। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आरोग्य भारती के टीम ने आज के विषय के प्रतिपादन के लिए सुधांशु त्रिवेदी जी को चुना। सुधांशु त्रिवेदी जी को अक्सर आप लोग अनेक कार्यक्रमों में सुनते रहते होंगे और अभी भी आप सबने सुना। मैं समझता हूँ कि विषय का विस्तार से प्रतिपादन करने का जो प्रयत्न उन्होंने किया है उसके लिए मैं हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। डॉक्टर अशोक जी हम सबके मध्य विराजमान हैं। अशोक जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हैं। विभिन्न भूमिकाओं में उन्होंने इस देश में संघ के माध्यम से कार्य को विस्तार देने में सफलता प्राप्त की है। और जब आरोग्य भारती का काम उन्हें मिला तो उस समय आरोग्य भारती के काम का उतना विस्तार नहीं था जितना विस्तार की आवश्यकता अपेक्षित थी। डॉक्टर वासुदेव का केंद्र भी भोपाल है और इस कारण भी उनका सानिध्य अनेक लोगों को मिलना स्वाभाविक रूप से हो ही जाता है, लेकिन उनकी सक्रियता, उनकी प्रामाणिकता, विचार और देश के प्रति उनका समर्पण, काम करने की जो जिज्ञासा है, आज उसी का परिणाम है कि आरोग्य भारती 41 राज्य और 800 से अधिक जिलों में एक सशक्त प्रतिनिधि संगठन के रूप में खड़ा हुआ है। हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि प्रकृति के अनुरूप जीवन और भारतीय जीवन यही अपने आप में स्वस्थ जीवन है। बस जरूरत इस बात की है कि हम प्रकृति को समझें, प्रकृति की पूरकता को समझें और जो हमारी देशज पद्धतियां रही हैं, हमारे पूर्वज जिन परंपराओं में पद्धतियों में पले बढ़े हैं, जिनको आजकल हम पुरातनकालीन पद्धतियां कहकर रिजेक्ट करते हैं, उसी भारतीय जीवन पद्धति को अगर हम अपनाने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आरोग्य भारती को आप सभी लोगों का ये बहुत बड़ा सहयोग और बहुत बड़ा योगदान होगा। लेकिन आज आप जाके देखेंगे तो आयुर्वेदा एम्स भी स्थापित हो गया है और इसलिए एक ऐसा गहराई मुमकिन है क्योंकि मोदी जी का सबल नेतृत्व है।
इसलिए हम सब मिलकर इस अभियान को आगे बढ़ाएं, आरोग्य भारती के कार्यकर्ताओं को बल प्रदान करें और आने वाले कल में एक स्वस्थ भारत की कल्पना को देश में साकार करें। साल 2 साल में तो ये काम पूरा नहीं होगा, लेकिन हम सब ये जानते हैं कि आज मुझे कितनी भी अस्वस्थता हो, लेकिन 2047 में जिस पीढ़ी के कंधों पर भारत होगा, उस पीढ़ी को पूरी तरह आरोग्य बनाना हमारी पीढ़ी की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी में हम सबका योगदान हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप सबका साधुवाद। एक विषय और मेरे ध्यान में है, डॉक्टर अशोक बासले जी आज के कार्यक्रम के मुख्य प्राण हैं। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon